नमस्कार, मैं राहुल यादव। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। न्यायपालिका में 70% मुकदमे झूठे होते हैं और इनमें से ज़्यादातर वो मुकदमे होते हैं जो कि एक लड़की एक लड़के के ऊपर लगाती है, जैसे कि यौन शोषण, दहेज, प्रताड़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों के साथ शोषण नहीं होता है। ये हमारे समाज की काली सच्चाई है। पुराने समय से महिलाओं के साथ शोषण होता आया है, लेकिन बावजूद इसके ज़्यादातर लोग झूठे मुकदमों में सज़ा काट रहे हैं या काट चुके हैं। अगर आप समाज में रहते हैं तो ये काली सच्चाई है समाज की, आप इससे रूबरू होंगे। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के ऊपर रोहिणी घावरी, जो कि स्विट्जरलैंड से पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं, उन्होंने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये आरोप इसीलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि ये एक सांसद से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा सांसद जो टाइम्स नाउ की मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे पॉपुलर नेताओं में से, लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। और इसीलिए इन आरोपों की गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, रोहिणी घावरी लगातार 3 जून से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिख रही हैं। तरह तरह के उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन आज 21 जून हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन अब तक उन्होंने कोर्ट का रुख नहीं किया है। इसीलिए तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए या फिर ये एक बीजेपी की एजेंट हो सकती है और उनके लिए काम कर रही है। अगर इनके साथ सच में शोषण हुआ होता तो अब तक ये कोर्ट में पहुंच चुकी होती। इस बात के पीछे की सच्चाई क्या है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन 5 ऐसे सबूत हैं जिनसे ये साबित होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और इन 5 बातों को सुनने के बाद आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले ट्वीट से कि रोहिणी घावरी ने कहा था कि वो नहीं जानती थी कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं और इस झांसे में वो उनका शोषण करते रहे। अगर उन्हें मालूम होता कि वो शादीशुदा हैं तो वो कभी उनके साथ संपर्क में नहीं आती। दोस्तों, 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। वो हार जाते हैं, महज 7,000 वोट उनको हासिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद उनकी हार का बखान करना या फिर योगी आदित्यनाथ की जीत का जश्न मनाना नहीं है। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि जब भी कोई नेता, जब भी कोई सांसद कोई चुनाव लड़ता है तो उसका पूरा निजी जीवन सार्वजनिक हो जाता है। उसकी कितनी संपत्ति है, उसके परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, कितनी शादियां हुई हैं, कोई भी आम आदमी आरटीआई लगाकर इसको जान सकता है, इसकी जांच कर सकता है। तो रोहिणी घावरी जो कह रही हैं कि उनको नहीं पता था कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं, तो यहां पर यह बात बेबुनियाद साबित होती है। इसके अलावा इंदौर के प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव एक इंटरव्यू में गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि रोहिणी घावरी जानती थी कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं, क्योंकि उन्होंने खुद चंद्रशेखर आजाद से उनको मिलवाया था। वो बीच में कड़ी थे और उन्हीं की वजह से इन दोनों की मुलाकात हो पाई थी। रोहिणी घावरी उनसे बार बार बोलती थी कि चंद्रशेखर भाई से मेरी बात कराओ, भाई कहकर संबोधित करती थी। और चंद्रशेखर आजाद के साथ उन्होंने एक बार उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करवाई थी। इसके बाद दोनों संपर्क में आए। इससे पहले विनोद यादव उनको बता चुके थे कि चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा हैं और वो रोहिणी घावरी उनके लड़के के लिए कपड़े भी लेकर गई थी। इस बात का खुलासा खुद प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के इंदौर से विनोद यादव ने किया है। और किस्मत की बात यह है कि रोहिणी घावरी भी इंदौर की ही रहने वाली हैं और चूंकि उन्हें स्कॉलरशिप मिली थी, इसीलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते विनोद यादव ने उनसे मुलाकात की थी और इस तरह वो दोनों संपर्क में आए थे और इसके बाद उन्होंने ही चंद्रशेखर आजाद से उनको मिलवाया था। ये पहला आरोप था जो यहां पर निराधार साबित हो जाता है। दूसरा आरोप, वो कहती हैं कि 2017 में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन इसके बावजूद उनको सजा नहीं होती। आप तो चंद्रशेखर आजाद के साथ 2021 में संपर्क में आई थी, जब आप जानती थी कि 2017 में उनके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, तो आप एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से कैसे संपर्क कर बैठी? आप तो पढ़ी लिखी महिला हैं, पीएचडी कर रही हैं स्विट्जरलैंड से। इतनी पढ़ी लिखी महिला जब एक अपराधी के संपर्क में आ गई तो अशिक्षित महिलाओं की क्या बात करें? भला कोई भी शिक्षित आदमी किसी अपराधी से संपर्क बनाएगा, उससे ताल्लुकात बनाएगा, उससे मोहब्बत करेगा? अरे वो तो उसके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। और आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं। तीसरा आरोप जो उन्होंने लगाया, खैर ये आरोप नहीं है, ये प्यार में एक धोखा है।
दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि चंद्रशेखर आजाद रोहिणी घावरी के साथ ताल्लुकात में नहीं होंगे। हो सकता है, सबका अपना निजी जीवन होता है, चाहे कोई कितने बड़े पद पर हो। हम सोचते हैं कि पता नहीं वो बड़े पद पर हैं तो उनकी कुछ अलग जिंदगी होगी, लेकिन जिंदगी सबकी लगभग लगभग सिमिलर, एक जैसी होती है। उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है और हो सकता है वो दोनों संपर्क में भी रहे हों, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी घावरी उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स और वीडियो कॉल्स को लगातार लीक कर रही हैं, प्राइवेट चैट्स को लीक कर रही हैं। एक फोटो तो उन्होंने ऐसी शेयर की जिसमें चंद्रशेखर आजाद की आंख से आंसू टपक रहा है। हालांकि वो तस्वीर क्लोजअप में थी, चेहरा उसमें नहीं दिख रहा था, सिर्फ आंख की फोटो दिखाई दे रही थी। तो ये सारे मैसेजेस, ये सारे वीडियो कॉल्स उन्होंने अपने पास संभाल कर क्यों रखे थे? अगर वो उनसे प्यार करती थी, अगर वो मोहब्बत में थी, तो वो उनकी जासूसी क्यों कर रही थी? क्या वो उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन वो उनको एक्सपोज कर सके, या फिर कारण कोई और था? वो कहती हैं कि वो स्विट्जरलैंड से उनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजती थी, जैसे कि घड़ियां, कपड़े, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को हमने जहां भी सार्वजनिक जगहों पर देखा है वो बहुत ही साधारण वेशभूषा में होते हैं। एक शर्ट और एक पैंट पहने रखते हैं बस, और एक नीला गमछा होता है जो कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आप ये भी आरोप लगाती हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सी लड़कियों का यौन शोषण किया, लेकिन एक भी लड़की सामने नहीं आती है, ना आपके कहने पे आती है, ना आपके पीछे से कभी किसी लड़की ने चंद्रशेखर आजाद पर कोई आरोप लगाया। दोस्तों, मैं कोई चंद्रशेखर आजाद का समर्थक नहीं हूं और ना ही रोहिणी घावरी के खिलाफ हूं, लेकिन जो तथ्य उन्होंने खुद रखे हैं उन तथ्यों की जांच पड़ताल करके आपको बता रहा हूं, और यही पत्रकारिता का धर्म है जो कि मैं निभा रहा हूं। दोस्तों, रोहिणी घावरी उन लोगों को चेतावनी दे रही है जो उनको बीजेपी एजेंट बता रहे हैं, झूठी बता रहे हैं, उनको वो कानूनी नोटिस भिजवाने की बात कह रही हैं अपनी ट्वीट में। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने उनका शोषण किया, चंद्रशेखर आजाद, उनके खिलाफ उन्होंने अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? 3 जून और आज 21 जून। हालांकि इससे पहले 2024 के चुनाव में भी उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उससे चुनावी नतीजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नगीना से वो 1 लाख वोटों से जीत जाते हैं और इसके बाद वो अपने ट्वीट्स डिलीट करती हैं और उनको बधाई भी देती हैं। इस बात का मतलब मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपको इंसाफ चाहिए था, तो उसी वक्त आप अपनी बात पर बनी रहती और कोर्ट में जाती। उस बात को 1 साल बीत चुका है और अब जो आप रिसेंट ट्वीट्स करने लगी हैं, उनको भी तकरीबन 20 दिन बीत चुके हैं और आप कोर्ट में नहीं जा रही हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आप सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब कर रही हैं, क्योंकि आपको सीधा कोर्ट का रुख करना चाहिए। आप क्यों इतना हाइप क्रिएट कर रही हैं, वो भी एक सांसद के खिलाफ? चंद्रशेखर आजाद ने भी साफ-साफ कह दिया है कि उनको कोई जवाब देना होगा तो वो कोर्ट में देंगे, मीडिया को नहीं देंगे, मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे? ऐसे तो कोई कल को और खड़ा होकर उनके ऊपर आरोप लगाने लग जाएगा, कितने लोगों का जवाब देंगे? अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आपका शोषण हुआ है, तो आपको कोर्ट का रुख करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए। आप उनको सरेआम, सरेबाजार इतना बदनाम कर रही हैं रोहिणी जी। जरा समझिए इस बात को। वो एक सांसद हैं, लाखों लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गुनहगार नहीं है। अगर आपके अकॉर्डिंग वो गुनहगार हैं, तो कोर्ट में इंसाफ मांगने जाइए। इंसाफ आपको आखिरकार वहीं से मिलेगा। मेरी आपको यही सलाह है। बाकी आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर? कौन इसमें दोषी है, कौन इसमें साफ है? और क्या रोहिणी घावरी को न्याय मिलेगा, या फिर वो किसी की एजेंट है, किसी के लिए काम कर रही हैं? और अगर एजेंट हैं तो किन की एजेंट है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।